नमस्कार। क्या शिवराज सरकार पूरे कर पाएगी 5 साल? क्या कांग्रेस फिर लौटेगी सत्ता में? क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ना हुआ हो, लेकिन सियासत भरपूर हो रही है। किसने कहां कितना दम दिखाया है, किसकी वजह से कौन बगावत के मूड में आया है, चुनावी चकल्लस में हर दिन दिखा रहे हैं आपको। कहां है घमासान की तैयारी, कहां है किसकी दावेदारी? जनता का दिल जीतने की लड़ाई में कौन किस पर पड़ रहा है भारी? 15 साल बनाम 15 महीने। उपचुनाव की 27 सीटों पर कमलनाथ सरकार के 15 महीने बनाम शिवराज सरकार के 15 साल का होगा हिसाब। अब तक बीजेपी कांग्रेस से 15 महीने का हिसाब मांग रही थी। अब कांग्रेस ने यह तय किया है कि 15 महीने का ड्राफ्ट लेकर वो जनता के बीच जाएगी, 15 महीने का रिपोर्ट कार्ड दिखाएगी। क्या कांग्रेस की वापसी का ट्रंप कार्ड बन पाएगा यह रिपोर्ट कार्ड? जो कहा वो किया। कांग्रेस अब इस जज्बे के साथ उपचुनाव में उतरने की तैयारी में है। उपचुनाव वाली 27 सीटों पर चुनाव के पहले कांग्रेस सरकार की परफॉर्मेंस रिपोर्ट पहुंचाएगी पार्टी। 50 बिंदुओं पर तैयार इस परफॉर्मेंस रिपोर्ट में कांग्रेस के 15 महीने की सरकार में मिली उपलब्धियों का ब्यौरा होगा। बीजेपी के आरोपों का जवाब उन्हीं के अंदाज में देने कांग्रेस भी अब ब्रोशर, पैम्पलेट और सोशल मीडिया के जरिए शिवराज सरकार के 15 साल और कमलनाथ सरकार के 15 महीने का फर्क लिए जनता के बीच जाएगी। इसके लिए पूर्व IAS वीके बाथम को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिनके मार्गदर्शन में एक्सपर्ट की पूरी एक टीम ड्राफ्ट तैयार कर रही है। इसे जनता के नाम कमलनाथ का पैगाम नाम दिया गया है। कमलनाथ जी का मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल में जो निर्णय लिए गए हैं, जनता के हित में लिए गए, कृषकों के हित में लिए गए, गरीबों के हित में लिए गए, पेंशन लेने वालों के हित में लिए गए, बुजुर्गों के हित में लिए गए, कन्यादान योजना में लिए गए और अनेक इस तरह के निर्णय हैं जो वचन पत्र में हमने कहे थे। उन निर्णयों को पूरी तरह करने का प्रयास किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के राज में किन किन विषयों पर निर्णय लिए, उनका संबंध किस तरह गरीबों से था, किस तरह आम लोगों से था, इसको हम बताएंगे। तो निश्चय ही हम ये मानते हैं, हमारी मान्यता है कि जो काम कमलनाथ जी ने 15 महीने में किए हैं, वैसे कार्य जनता पार्टी के राज्य में 15 साल नहीं हुए। ये तो और अवधि होती थी कि आप सही कि ये तो एक तरह से हमें कार्य करने का मौका पूरा नहीं मिला। कांग्रेस की संगठन मंत्री चंद्रप्रभा शेखर का कहना है कि जनता बीजेपी के फैलाए भ्रम में ना आए, इसलिए समय रहते ये भ्रम जाल तोड़ने का काम कांग्रेस जनता के बीच जाकर करेगी। जिस तरह अप्रामाणिक तरीके से खरीद फरोख्त करके पदों का लालच देके पैसे देकर जो सरकार गिराने का प्रयत्न किया गया है, तो ये तो जनता को हमें बताना पड़ेगा कि हमको और अधिक अवसर मिलता है तो उनसे अच्छे कार्य कमलनाथ जी और कांग्रेस की सरकार कर पाती है। नहीं, हम इसका पैम्पलेट छापेंगे, इसको हमारी सभाओं में हम कहेंगे। जब भी चुनाव होगा, जो चुनाव आयोग के निर्देश है उसके अनुसार मास्क पहनकर, सोशल डिस्टेंसिंग करके आम लोगों तक इन बातों को पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे। बीजेपी पलटवार कर रही है कि किसी तरह का कोई ड्राफ्ट लेकर जनता के बीच जाएं। जनता के साथ जो छल हुए, जनता तो उससे नाराज बैठी है। सही मायने में बेरोजगारों को यदि धोखा दिया तो वो कांग्रेस की 15 महीने की कमलनाथ सरकार ने दिया, क्योंकि आपने छाती पीट पीट कर कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। आपने रोजगार जरूर दिया, पर कांग्रेस के दलालों को दिया। आपने रोजगार जरूर दिया, पर कांग्रेस के गुर्गों को दिया। आपने रोजगार जरूर दिया कमलनाथ जी, पर अपने मुख्यमंत्री निवास से जुड़े हुए उन लोगों को दिया जिनके घरों पर आयकर के छापे पड़े। आपने मध्य प्रदेश के आम युवा को रोजगार नहीं दिया। जो भी आज परेशानी है वो कांग्रेस की 15 महीने की सरकार की कारण बनी हुई परेशानी है। फिलहाल दोनों ही दल उपचुनाव के मद्देनजर जनता को अपना दम दिखाने में लगे हुए हैं और ये बताने में कि जनता से सरोकार केवल हमें है। अब जनता पर है कि वो उपचुनाव में 15 महीने की कांग्रेस के ड्राफ्ट पर गौर करती है या 15 साल की रिपोर्ट कार्ड पर। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
ग्वालियर चंबल के चुनावी रण में अब उतर चुकी है कमलनाथ की महिला ब्रिगेड और बाकायदा इसने इमरती देवी के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। डबरा में कांग्रेस की 3 सीनियर महिला नेत्रियों को मिला है इमरती देवी की घेराबंदी का जिम्मा। क्या मंत्री इमरती देवी बन गई हैं कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती? 2018 में रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीती इमरती के जीत का रिकॉर्ड क्या ब्रेक हो पाएगा? लीजिए, तैयार हो गई कांग्रेस की महिला ब्रिगेड। कांग्रेस ने उपचुनाव के रण को जीतने के लिए एक नया दांव खेला है। कमलनाथ की महिला विंग अब मैदान में उतर गई। ग्वालियर चंबल के रण को जीतने के लिए कांग्रेस हर तरह के पैंतरे को आजमा रही है। उपचुनाव की 27 सीटों में से सबसे ज्यादा 16 सीट इसी बेल्ट से आती हैं और इन्हीं 16 सीटों में वीआईपी सीट शुमार है डबरा सीट, जिस पर सिंधिया समर्थक कैबिनेट मंत्री इमरती देवी काबिज हैं, जिनकी घेराबंदी के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी 3 सीनियर महिला लीडर को मैदान में उतारा है। जहां विधानसभा में डिप्टी स्पीकर रहीं और कांग्रेस विधायक हिना कांवरे, पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो और कांग्रेस विधायक झूमा सोलंकी को डबरा सीट जीतने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 100% संभावना जीत की है और वहाँ कांग्रेस जीतेगी। वही नहीं बल्कि जहाँ उपचुनाव हमारे 26 सीटों पर होने वाले सभी जगह कांग्रेस जीतेगी। और कांग्रेस का फोकस यूं ग्वालियर चंबल की पूरी 16 सीटों पर है, लेकिन उन सीटों पर खास नजर जहां सिंधिया खेमे के मजबूत मंत्री उतरेंगे मैदान में। डबरा सीट उन्हीं में से एक है। और वहाँ के कार्यकर्ता इतने स्ट्रांग है क्योंकि वहाँ इमरती देवी जी के वोट नहीं है, वहाँ जो वोट है वो कांग्रेस के हैं। और इसी के दम पर हम कह सकते हैं कि आने वाला विधानसभा जो उपचुनाव है वो भी हम शानदार हो सकते हैं। अब जरा डबरा सीट की सियासत को समझते हैं। 2008 से 2018 यानी पिछले 3 साल से इमरती देवी ने इस सीट पर कांग्रेस का झंडा बुलंद किया है। 2018 के चुनाव में इमरती देवी ने 90,598 वोट लेकर बड़ी जीत दर्ज की थी। बीजेपी के कप्तान सिंह को जबरदस्त शिकस्त दी थी और यही वजह है कि ग्वालियर की डबरा सीट कांग्रेस के मजबूत गढ़ में तब्दील हो गई थी। लेकिन सिंधिया के दल बदल कर बीजेपी में शामिल होने के बाद सिंधिया समर्थक इमरती देवी भी बीजेपी में शामिल हो गई। अब इसी गढ़ पर फतह हासिल करने के लिए 3 सीनियर विधायकों के सहारे कांग्रेस इमरती देवी को घेरने के प्लान में जुट गई। डबरा का विशेषकर मैं आपको बता दूं कि जिस समय लोकसभा का चुनाव हुआ था 2019 में, जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, बहुत गिने चुने मिनिस्टर्स के यहाँ से कांग्रेस जीत पाई थी, जिसमें से इमरती देवी जी के यहाँ से कांग्रेस 18,000 के वोटों से चुनाव जीते थे। तो हम लोगों को भी जब प्रभार मिला आदरणीय विजय लक्ष्मी साधो जी को, मुझे और हमारे साथ झूमा सोलंकी जी को, सोहन वाल्मीकि जी को, तो हम लोग चिंतित थे कि डबरा को चूँकि जीत का मार्जिन इतना था, इमरती देवी जी इतनी स्ट्रांग थी, तो हमको ये लगता था कि हम जीतेंगे कैसे। लेकिन जब लोकसभा में 18,000 का मार्जिन जीत का था वहाँ, जिस समय की बात सब जानते हैं कि अशोक सिंह जी चूँकि सिंधिया जी के खेमे के नहीं थे और इमरती देवी जी ने उनका खुलकर विरोध किया था एक तरह से, उसके बावजूद कांग्रेस वहाँ पर 18,000 से चुनाव जीती थी। इसका मतलब कि कांग्रेस वहाँ स्ट्रांग है। वहीं सिंधिया समर्थक मिनिस्टर इमरती देवी को घेरने के लिए कमलनाथ की महिला ब्रिगेड को उतारने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर जवाबी हमला बोला है। बीजेपी का कांग्रेस की महिला ब्रिगेड पर तंज कि कांग्रेस की महिलाएं केवल संघर्ष की भागीदार होती हैं, सत्ता में उनकी भागीदारी नहीं होती। ये जो परंपरा है कांग्रेस पार्टी के अंदर, ये लंबे समय से दिखाई देती है। आज कांग्रेस भले ही महिलाओं को मैदान में उतार दे, महिला ब्रिगेड बना दे, पर वास्तविकता ये है कि महिलाओं कार्यकर्ताओं की जगह सिर्फ चुनाव में परिश्रम करने के लिए है। जहां नेतृत्व देने की बात आती है तो हमेशा कांग्रेस द्वारा महिलाओं को ठगा जाता है। महिला ब्रिगेड क्या डबरा में कांग्रेस की जीत की राह आसान कर पाएगी? हवा कोई रही हो, इमरती देवी ने 2008 से लेकर 2018 तक लगातार 3 विधानसभा चुनाव में हमेशा बड़े मार्जिन से जीत हासिल की है और 2018 के विधानसभा चुनाव में तो इमरती देवी रिकॉर्ड मतों से जीती थी। अब इमरती देवी जैसे मजबूत संभावित दावेदार ही कांग्रेस की बड़ी फिक्र हैं और इसीलिए है महिला ब्रिगेड की घेराबंदी। डबरा में क्या कांग्रेस की महिला ब्रिगेड का डंका बजेगा? आखिर ये दांव कितना कारगर होगा? भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 27 सीटों के उपचुनाव में क्या हिंदुत्व कार्ड भी खेलेगी बीजेपी?
क्या राम मंदिर का मुद्दा अब नई शक्ल लेकर वोटर्स के बीच जाएगा? ग्वालियर चंबल में बीजेपी का प्रमुख चेहरा जयभान सिंह पवैया का ताजा बयान क्या इशारा करता है? न्यूज 18 से हुई खास बातचीत में पवैया ने कहा कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए सिंधिया समर्थक नेता वैचारिक और हिंदुत्व के विचारों की राह पकड़ लें। क्या 27 सीटों पर बीजेपी राम मंदिर का मुद्दा भी लेकर जाएगी? क्या 27 सीटों पर राम की अलख जगाएगी? पार्टी के हार्ड हिंदुत्व का चेहरा रहे बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का हिस्सा बने सिंधिया समर्थकों को भी इशारों में नसीहत दे दी है और कहा है कि अब वो बीजेपी का हिस्सा हैं, लिहाजा उन्हें हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की राह पर चलना सीख लेना चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता जो विचारधारा के लिए अपने आप को समर्पित किए, वो कार्यकर्ता नए नेताओं को मन से तभी अंगीकार कर पाएगा जब कांग्रेस से आए हुए नेता हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दों पर मुखरता से बोलना शुरू कर। और मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस में रहते हुए जाने अनजाने कुछ वैचारिक पाप हुए होंगे, उन पापों का प्रक्षालन भी इसी से हो सकता है। भगवान श्री राम के वनवास गमन का मार्ग हमारे प्रदेश से होकर गुजरता है, जिसे हम राम वन गमन पथ के नाम से जानते हैं। पौराणिक महत्व वाले इस मार्ग के निर्माण का संकल्प मैंने मुख्यमंत्री के रूप में लिया था। मेरा उद्देश्य है कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए राम वन गमन मार्ग उनके जीवन पथ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा बन सके। इस वीडियो पर भी गौर कर लीजिए जरा, ये कमलनाथ का सॉफ्ट हिंदुत्व है। हालांकि जयभान सिंह पवैया राम वन पथ गमन को कमलनाथ सरकार की उपलब्धि बताने पर भी सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। कमलनाथ सरकार तो केवल एजेंसी थी, उसके बाद वो राम वन गमन पथ का निर्माण नहीं करवा पाई। वो शहीदों के रक्त से उपजी हुई इस महान उपलब्धि में सलाह देने का काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे राम जी के वनवास की कारक मंथरा, जिसके कारण राम जी को वन भटकना पड़ा, 14 वर्ष का संघर्ष करना पड़ा। वो जब रावण पर विजय पाके अयोध्या में आए और राम राज्य होने की तैयारी हुई, तो इन बयानों को सुनकर ऐसे लगता है कि उस काल में भी कहीं मंथरा खड़ी होकर मैनेजमेंट की बात कर रही हो, वो सुझाव दे रही हो, कुछ कहते में शर्म भी आनी चाहिए। और इसलिए ये पाप जो कर रहे हैं, वो नेता हो या नेताओं के मुखौटे बनकर कोई साधु वेशधारी हो, ये पापों को और इस अपराध को देश का करोड़ों हिंदू समाज बर्दाश्त तो नहीं कर सकता है। हालांकि इतने वर्षों में राम मंदिर आंदोलन को देख चुकी पीढ़ियां बदल चुकी हैं। राम मंदिर के सहारे ही हिंदू वोटर के बीच बीजेपी ने मजबूत जमीन बनाई, लेकिन वोटर के बदले हुए सरोकारों के बीच ये मुद्दा अब असर कर पाएगा। 27 सीटों का उपचुनाव क्या राम मंदिर मुद्दे का लिटमस टेस्ट भी है? गुना में विकास दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कांग्रेस कार्रवाई कोहराम, सुर्खी में अब यही सुर्खियां बन रही हैं। 27 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में सुर्खी हाई प्रोफाइल सीट बन गई है। यहां से कट्टर सिंधिया समर्थक और बीजेपी नेता गोविंद सिंह राजपूत मैदान में उतरने की तैयारी में हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस के संभावित दावेदार भी लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। कांग्रेस के एक नेता के बार पर हुई कार्रवाई से सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। ये कांग्रेसी नेता सुर्खी विधानसभा से कांग्रेस के दावेदार बताए जाते हैं। बुंदेलखंड की सुर्खी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की आंच अब प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने तक पहुंच गई है। सुर्खी विधानसभा के लिए कांग्रेस से टिकट की दावेदारी कर रहे प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष
कमलेश साहू के सागर स्थित स्मार्ट बार पर हुई कार्रवाई के बाद सियासी बवंडर खड़ा हो गया है। कांग्रेस इसे मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के इशारे पर की गई कार्रवाई करार दे रही है। अब कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मामला वापस लेने और एसडीएम को हटाने की मांग की है। पूर्व मंत्री हर्ष यादव ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्टर का घेराव किया। जो हमारी पार्टी के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है निश्चित रूप से निंदनीय है और जनता देख रही है और समझ रही है। एक हम लोग यहाँ कहावत है, अब कहावत कहना उचित नहीं होगा, हमारे कहीं ना कहीं गलती भी करना और आंखें भी दिखाना, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है। आने वाले सुर्खी चुनाव को जनता सबक सिखाने के लिए बैठी है। हालांकि बीजेपी इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए दावा करती है कि इस कार्रवाई का बीजेपी या मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से कोई लेना देना नहीं है। प्रशासन ने कार्रवाई की है तो उसे कोई जानकारी मिली होगी और उसी आधार पर प्रशासन ने एक्शन लिया होगा। कांग्रेस के द्वारा लगाया हुआ ये आरोप बेबुनियाद है, झूठा है। इस कार्रवाई से भारतीय जनता पार्टी का या गोविंद सिंह जी का कोई लेना देना नहीं है। प्रशासन को यदि कोई सूचना मिली होगी या कुछ शिकायत हुई होगी तो उस आधार पर प्रशासन ने कार्रवाई की होगी। दरअसल प्रशासन का कहना है कि लॉकडाउन होने के बावजूद और बारों को खोलने की परमिशन ना होने के बाद भी इस बार में बैकडोर से एंट्री कराकर शराब परोसी जा रही थी और यहाँ बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद भी की गई है। इस पर कांग्रेस नेता कमलेश साहू कहते हैं कि ये राजनीतिक द्वेष और बदले की भावना के चलते कार्रवाई की गई है। उनका दावा है कि इस कार्रवाई के पीछे मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ही हैं। सील अभी भी लगी हुई है एक्साइज की, जो मार्च में उन्होंने लगाई थी, लेकिन ये होटल जाने का जो रास्ता है सोनम होटल, अंदर से बार की एंट्री होती है और लोग जब हम लोगों ने इंटर किया है तो लोग वहाँ पे शराब पीते हुए मिले, तो ये वायोलेशन है। सैटरडे संडे वैसे भी पूरा आपका सागर शहर बंद है। बंद होने के बाद भी, बार का लाइसेंस ना रिलीवन होने के बाद भी यहाँ पे लोग आते हैं, शराब पी रहे हैं। इसी को देखते हुए आज यहाँ रेवेन्यू टीम, पुलिस टीम और एक्साइज टीम और फूड की टीम सब लोग ने संयुक्त रूप से यहाँ पे आज कार्रवाई की है। बात ये है कि मैंने 2 दिन पहले गोविंद राजपूत के खिलाफ एक बयान जारी किया था, जिसके फलस्वरूप यह मेरे ऊपर ज़बरदस्ती की कार्रवाई की गई है। चूँकि बार 4 महीने से टोटल बंद है, सील है। लेकिन आप कांग्रेस में किस पद पर हो पाए? मैं कांग्रेस में प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर हूँ, जिसको धूमिल करने के लिए कार्रवाई की गई है। माल जो भी उसमें बार में था वो पूरा सील किया हुआ रखा था, सील को जबरदस्ती तोड़कर उस पर कार्रवाई की गई। सुर्खी की सियासत में रोज नए रंग देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी से जहां गोविंद सिंह राजपूत का मैदान में उतरना तय है, वहीं कांग्रेस से अभी नामों पर अटकलें लगना जारी हैं। हालांकि सुर्खी से कांग्रेस के दावेदारों में केवल कमलेश साहू ही नहीं बल्कि कई और दिग्गजों की दावेदारी भी है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या कांग्रेस इसे सियासी रंग दे रही है? सागर से रचित दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।